हेलो पीपल, वेलकम टू दिस ब्लॉग। मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक मेल से जो मेरे मैनेजर ने मुझे भेजी थी, वो भी 10 दिन पहले, जिसमें ये लिखा था कि मुझे एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना होगा फॉर 1 वीक। एंड वो वर्कशॉप मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स में काफ़ी हेल्प करने वाला था मुझे। सो एक्साइटेड मोड में मैं स्टार्ट हो जाता हूँ अपनी पैकिंग करना शुरू। 10 दिन पहले मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली थी, लाइक बुकिंग, होटल बुकिंग, टिकट्स एंड माई वीज़ा। सो वो सब कलेक्ट करने के बाद, अपना बैग पैक करने के बाद, अपने क्लोज वन को गुड बाय कहने के बाद मैं पकड़ लेता हूँ अपनी टैक्सी, जिससे मुझे जाना था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। वहाँ से मुझे अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट बोर्ड करनी थी टू हांगकॉन्ग। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैं कैथे पैसिफिक चेकिंग के लिए काउंटर ढूंढ रहा था। सो समाव मैंने काउंटर ढूंढ लिया एंड मैंने अपने बैग को डिपॉजिट कर दिया वहाँ पे। एंड देन फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद मैंने देखा, यार ये मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट है एंड इसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ दे रखी हैं, लाइक हेडफोन और ब्लैंकेट, जो मैंने पहले इंडियन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में नहीं देखी थी। और इसी के साथ मैं अनाउंसमेंट देख रहा था, टीवी और बाकी चीज़ें उसमें सब चल रही थी। मैंने इससे पहले एक और फ़्लाइट बोर्ड की थी दुबई के लिए, एयर इंडिया, बट वहाँ पे टीवी एंड ऑल वो बस शोकेस के लिए था, कुछ वर्क नहीं कर रहा था। बट लकली यहाँ पे सब वर्क कर रहा है। सो एक मूवी तो देखनी बनती है यहाँ पे। और ये मैंने अपने स्क्रीन पे पायलट भी ऑन कर लिया है। यहाँ पर रियल टाइम मैं देख सकता हूँ कि अभी हम लोग टेक ऑफ कर रहे हैं एंड साइड में मुझे हांगकांग जाना है। एंड देन ये हाइट का भी मुझे मेजरमेंट रियल टाइम मिल रहा है। मैं देख रहा था बार बार कि हम लोग कब माउंट एवरेस्ट की हाइट को क्रॉस कर देते हैं फ्लाइंग के टाइम पे। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना कि आप कितने फीट पे फ्लाई कर रहे हो एंड आप कितना स्पीड है आपका, कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड साइड में मैं देखते हैं, और दिल्ली इतनी ऊपर से कैसा लगता है देख सकते हैं। पूरी लाइट ऐसे बिखरी हुई है। इन बिखरी बिखरी लाइटों को देख के मुझे अपना अप्रेजल टाइम याद आ जाता है। ऐसे ही मेरे अरमान जो थे वो बिखर गए थे उस समय। ओके, जोक्स अपार्ट। सो लगभग 6 घंटे के ट्रैवल के बाद मैं हांगकांग पहुंचने वाला हूं। अभी हांगकांग में 9 बज रहे होंगे सुबह के। मैंने दिल्ली से 2 बजे के आसपास फ़्लाइट बोर्ड की थी एंड जो मैंने टाइम एस्टिमेट किया था वो समथिंग 7 to 8 आवर्स का टाइम था। बट मैंने टाइम डिफरेंस जो था वो इग्नोर कर दिया था। सो एस्टिमेट करें तो 6 घंटे का ट्रैवल मुझे पड़ा ये। एंड यहाँ पे मुझे नेक्स्ट जो फ़्लाइट है हांगकांग से बीजिंग के लिए, वो 2 बजे के आसपास है। तो यहाँ पे मेरे पास सफिशेंट टाइम है, मुझे एयरपोर्ट पे ही वो टाइम बिताना होगा। हांगकांग के बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स हैं, लाइक बहुत चीज़ों के लिए फेमस है हांगकांग। अगर आप जियोग्राफिकल एरिया देखें हांगकांग, तो ये चाइना के सदर्न पार्ट में एक सी एरिया के पास लोकेट करता है। एंड देन पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी हाई है इस प्लेस की। बहुत सारे मैं शुरू से आपको एक्सप्लेन करूँगा इसकी हिस्ट्री क्या थी, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे पता है, जो शायद आपको हेल्पफुल लगे अगर आप नेक्स्ट कभी प्लान करें हांगकांग आने का। फ़्लाइट से उतरने के बाद मैंने अपना सिक्योरिटी चेक्स क्लियर किए एंड उसके बाद मुझे पता चला जो मेरा गेट नंबर है वो 62 है। सो 62 गेट नंबर तक मुझे जाना होगा। उसके बाद मुझे वहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। जैसे मैंने बताया, मेरा जो वेटिंग है यहाँ पे वो 3 to 4 आवर्स का वेट करना है मुझे। उसके बाद मुझे चाइना के लिए जो फ़्लाइट है एयर चाइना, वो मुझे बोर्ड करनी है। सो वो मुझे 62 गेट नंबर पर मिलेगी। सो जो मैं चीज़ बोल रहा था, हांगकांग की हिस्ट्री काफ़ी अमेजिंग है। अगर आप देखें तो हांगकांग को ब्रिटिश एम्पायर ने 1841 में इस्टेब्लिश किया था फ्रॉम क्वींस डायनेस्टी। एंड उसके बाद जापान का इन्वॉल्वमेंट आया था, उन्होंने ऑक्यूपाई किया था हांगकांग को ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अराउंड 1941 टू 1945। एंड उसके बाद यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने इसे चाइना को हैंड ओवर कर दिया था इन 1997 में। उसके बाद हांगकांग एक प्रिंसिपल फॉलो करने लग गया, 1 कंट्री 2 सिस्टम। लाइक हांगकांग जो है ऑफिशियली चाइना कंट्री के अंडर काउंट होता है, बट उसका जो सिस्टम है वर्क करने का वो डिफरेंट है चाइना के कंपेयर में। सो यहाँ पे 2 करेंसी फॉलो होती हैं। चाइना में युआन फॉलो होता है एंड हांगकांग में हांगकांग डॉलर फॉलो होता है। एंड दोनों का अगर कंपेयर किया जाए करेंसी रेट तो काफ़ी सिमिलर है कंपेयर टू इंडियन रुपीज़। जैसे कि मैं बता रहा था कि हांगकांग की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है।
It's similar to the cities like Delhi and Mumbai in India. एंड यहाँ पे स्काई क्रेपर्स बहुत ज़्यादा है। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि हांगकांग में आपको बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग इमारतें मिलेंगी। एंड क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत कम है एंड काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे, जो कुछ बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो फेमस हो चुकी हैं। वहाँ पे एक अपार्टमेंट में अराउंड 10,000 से 15,000 तक लोग रहते हैं। एंड मैंने उसकी जो इंटरनेट पे रील्स एंड फ़ोटोज़ वायरल होते हुए देखी हैं। एंड यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट मुझे पता चला है, जो कि है कि अराउंड 100 मीटर्स एरिया में आपको यहाँ पे 1200 टू 1300 स्काई क्रेपर्स मिल सकते हैं। लाइक एक स्टैट्स है, सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने स्काई क्रेपर्स यहाँ पे, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं हांगकांग आने का, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मई और जून के अराउंड में हांगकांग आएँ, क्योंकि इस टाइम पे एक फेस्टिवल होता है इनका जो काफ़ी फेमस है, कॉल्ड ड्रैगन बोट फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में जो यहाँ के लोकल्स होते हैं वो बोट को ड्रैगन के थीम पे डेकोरेट करते हैं एंड देन फिर वो रेस करते हैं। सो मैंने सुना है ये विजिटर्स को, टूरिस्ट को काफ़ी अपील करता है, काफ़ी अच्छा लगता है उनको। तो आप प्लान कर सकते हैं, अगर आपको ये फेस्टिवल देखना है तो इस ड्यूरिंग में आना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। सो इतनी लंबी वॉक के बाद मैं फाइनली अपने गेट नंबर 62 पे पहुंचने वाला हूं लगभग। यहाँ से मुझे एयर चाइना फ़्लाइट बोर्ड करनी है टू बीजिंग। एंड थैंक्स टू दिस अमेजिंग शूज़ जो मैंने अभी नए नए ख़रीदे हैं। एंड इसका उद्घाटन चाइना के लिए होना था। सो फ्लाइट से उतरती मैंने देखा यहाँ पे तो बारिश हो रही है। सो बीजिंग में बारिश मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा था यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, जो कि है। यहाँ पे 11 और 12 डिग्री सेल्सियस है। मुझे अभी भी ठंड फील हो रहा है। और जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे भी 25-27 डिग्री ऑन एन एवरेज टेम्परेचर था। मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया जिससे मुझे वाईफाई का एक्सेस मिल सके यहाँ पे एयरपोर्ट पे। एंड जब मुझे एक्सेस मिला तो मैं इतना शॉक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे गूगल की कोई भी ऐप वर्क नहीं कर रही थी। इवन कुछ ऐप्स अदर देन गूगल्स वो भी वर्क नहीं कर रही थी। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर ही वर्क नहीं कर रहा है। मैं इस चीज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर था। मैंने इंडिया में रह के व्लॉग्स देखे थे काफ़ी, जहाँ पे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आप कोई VPN इंस्टॉल करके यहाँ से लेके जाते हैं तो शायद आप वहाँ पे कोई साइट्स गूगल की एक्सेस कर पाएँ। बट लेट्स सी कि मैं कोई वेबसाइट एक्सेस कर पाता हूँ कि नहीं, किसी भी VPN से जो मैं इंस्टॉल करके लेके आया हूँ। इमिग्रेशन करने के बाद मैं टैक्सी लेने के लिए टैक्सी स्टैंड पहुंचा। वहाँ पे मैं टैक्सी बुक करने की ट्राई कर रहा था, बट मुझे बहुत टफ़ लग रहा था टैक्सी बुक करना, क्योंकि जो ड्राइवर थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी। एंड मैं अगर उनको इंग्लिश में भी समझा रहा था, लाइक टेक्स्ट के थ्रू भी समझा रहा था कि मुझे इस होटल पे जाना है, दैन वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने एयरपोर्ट ऑफिशियल्स की हेल्प ली। उन्होंने जो मेरे होटल को जो नेम था उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके ड्राइवर को एक्सप्लेन किया। देन हम लोगों ने मैप सेट किया। उसके बाद हम लोग उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं होपफुली। सो मैं क्यूरियस था जानने के लिए कि अगर यहाँ पे गूगल मैप सारे ही बैन है तो ये लोग क्या यूज़ करते होंगे अल्टरनेट में। सो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये जो मेरे ड्राइवर हैं ये बैदू ऐप यूज़ कर रहे हैं, जो कि चाइना में चलता है। और ये अल्टरनेट ऑफ गूगल मैप है। सिमिलर फंक्शनैलिटी होगी आई गेस, जहाँ तक मुझे अभी तक दिख रहा है। एंड ये लोग यूट्यूब का भी कोई अल्टरनेट यूज़ करते हैं, जिसमें ये लोग शॉर्ट्स एंड रील ये सारी चीज़ें देखते हैं। एंड बस फ़र्क इतना है कि ये सब कुछ चाइनीज़ में है। इंटरफेस पूरा चाइनीज़ होगा, आप इंग्लिश 1% भी नहीं दिखेगी यहाँ पे। तो मौसम आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना में अभी बीजिंग में बारिश हो रही है बहुत तेज़। एंड मैं देख रहा था यहाँ पे जो कार्स चल रही हैं रोड पे, वहाँ पे ज़्यादातर कार्स जो हैं इंडिया में वो मॉडल ही नहीं है। 2-3 फैमिलियर ब्रांड मुझे यहाँ पे दिखे कार ब्रांड, जो कि एक हुंडई एंड टोयोटा, और बाकी जितने भी ब्रांड है वो सब चाइनीज़ ब्रांड है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे EVs बहुत ज़्यादा हैं रोड्स पे। सो EV इलेक्ट्रिक कार्स जो है चाइना में, वो कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज़ इनकी पॉपुलेशन, इनके नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा है। इसकी रीज़न भी है, मैं आपको बताऊंगा ये मार्केट लीडर कैसे बने इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन चाइना कंपेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो चाइना में अभी क्या हो रहा है, जितनी भी नई कार्स जो चाइना में लॉन्च हो रही हैं या फिर जो सेल हो रही हैं, उसमें 42% जो चाइना में जो न्यू कार्स हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। सो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स का कितना % है मार्केट में कंट्रीब्यूशन इन चाइना।
एंड अगर आप इस पे ग्लोबल मार्केट में इसका कंपैरिजन किया जाए तो 60% जो ग्लोबल मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो चाइना कंट्रीब्यूट करता है। सो चाइना बाकी मार्केट से लाइक यूएस, जर्मन, यूके से काफ़ी आगे है चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सो जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिली थी रिगार्डिंग शाओमी कंपनी। जो शाओमी का फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं लाइक रेडमी इन इंडिया, वो जो है चाइना में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। सो उन्होंने एक रिसेंटली कार लॉन्च किया है SU7 और वो इलेक्ट्रिक कार है। एंड सिमिलर प्रोजेक्ट जो था वो एप्पल वर्क कर रहा था 10 ईयर्स बैक। उन्होंने एप्पल वालों ने 10 साल उस पर लगाया एंड देन वो एक EV कार लॉन्च करने वाले थे, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसी प्रोजेक्ट को शाओमी वालों ने पिक किया है, उन्होंने सक्सेसफुली वो कार जो है वो लॉन्च कर दी है एंड द मॉडल नेम इज़ SU7। एंड अगर मैं उसका प्राइस कंपेयर करूं, अगर वो इंडियन मार्केट में लॉन्च होती तो उसका तकरीबन जो प्राइस है वो 25 से 30 लाख होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि चाइना में जो कमोडिटीज़ लाइक जो कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो इसी वजह से इनका जो प्राइस है कंपेयर टू वेस्टर्न कंपनीज़ लाइक UK, जर्मनी एंड US के जो कार ब्रांड के जो मॉडल्स हैं उससे काफ़ी कम होता है, लाइक 30 to 40% लोअर प्राइस होगा एंड देन वो इंडिया को अपना मार्केट बना सकती हैं फ्यूचर में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड वाई चाइनीज़ पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड ये अर्ली 2001 के टाइम की बात है, जब चाइना को बहुत अच्छे से पता था कि वो US, UK एंड जर्मनी की कंपनीज़ को बीट नहीं कर पाएगा एंड उनके इंटरनल इंजन इनोवेशन सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू चाइना। एंड चाइना के पास और भी बहुत प्रॉब्लम्स थे लाइक पोल्यूशन एंड उन लोगों को ऑयल इम्पोर्ट करना भी काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था उस समय। सो नाउ मैं सक्सेसफुली अपने लोकेशन पे पहुंच चुका हूं, अपने होटल पहुंच चुका हूं और मुझे पेमेंट करना होगा कैश में। बट मुझे रिसिप्ट भी चाहिए बेसिकली, ताकि मैं क्लेम कर सकूं ये जो ट्रैवल था जो मैंने किया है। एंड लेट्स सी अगर ये समझ पाते हैं, क्योंकि मुझे इशारों में ही समझाना पड़ेगा, चाइनीज़ में तो मैं समझा नहीं सकता कि मुझे रिसिप्ट चाहिए। एंड ये समझ गए हैं आई गेस। सो मैं अपना पेमेंट करके एंड नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स होटल। रूम मुझे मिल चुका है, अब मैं चेकिंग करने जा रहा हूँ एंड मुझे 18th फ्लोर पे इन्होंने रूम दिया है। अगर आप कभी भी चाइना में आते हो, मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है लाइक यहाँ पे 4th फ्लोर जो होता है बिल्डिंग्स में नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि ये लोग 4 नंबर को अनलकी कंसिडर करते हैं। ये नंबर उनको लगता है कि ये एक डेथ को रिजेंबल करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर आप कहीं भी जाएँ एंड देन आपको लगे कि यहाँ पे 4th फ्लोर नहीं है, तो ड्यू टू दिस रीज़न ये लोग 4th फ्लोर नहीं रखते हैं। मैंने नोटिस नहीं किया कि इस बिल्डिंग में 4th फ्लोर है कि नहीं, बट दिस इज़ वन ऑफ द थिंग आपको हेल्प होगा अगर आप जानते हो। सो ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं पूरे 1 वीक के लिए स्टे करूँगा। आपको कंप्लीट जो रूम टूर है वो नेक्स्ट कमिंग व्लॉग्स में मिलेगा। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।